हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम क्लास 12th में जो आपकी हिस्ट्री की बुक थर्ड है यानी कि जो पार्ट थर्ड है, आज हम उसमें आपका चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर थर्ड तो आपका डिलीटेड है, सेकंड मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो जो थर्ड चैप्टर है वो आपका डिलीटेड है, औपनिवेशिक शहर। तो आपका जो फोर्थ चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, आज हम वो चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें महात्मा गांधी के बारे में, उनके जितने भी आंदोलन उन्होंने करे थे देश को आज़ाद कराने के लिए, वो सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी जो है वो, उनका नाम पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, जो गुजरात में है। गांधी जी 1893 में एक मामले पर बहस करने के लिए बैरिस्टर के रूप में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, ठीक है। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में वापस आए थे भारत। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो है गांधी जी जो है कब आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत में, तो कब आए थे वो 1915 में। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु भी पूछ लेते हैं कि कौन थे इनके राजनीतिक गुरु, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। BHU का मतलब होता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है BHU। तो गांधी जी युग की शुरुआत क्या हुई? राष्ट्रवाद के इतिहास में कुछ बार एक व्यक्ति के योगदान को राष्ट्र बनाने के साथ पहचाना जाता है। महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का जनक माना जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिशों की भेदभाव और दमनकारी नीति के खिलाफ सफल संघर्ष के बाद जनवरी 1915 में भारत वापस आए थे। दमनकारी नीति मतलब वहाँ पर जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, रंग भेद की नीति बहुत ज़्यादा थी। पहली बार गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका अहिंसक विरोध यानी कि सबसे पहले उन्होंने जो सत्याग्रह आंदोलन जो शुरू किया था वो सबसे पहले जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे पहले जो सत्याग्रह आंदोलन था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और अहिंसक विरोध था वो, और ये भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर हुआ था। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए बात करना, और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा दिया। जब गांधी जी भारत वापस आए तो उन्होंने महसूस किया कि भारत राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय हो गया है, यानी कि पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। कांग्रेस ने प्रमुख कस्बों और शहरों तक अपनी पहुंच बना ली थी, और स्वदेशी आंदोलन ने मध्यम वर्गों के बीच राष्ट्रीय आंदोलन की अपील को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। फिर भारत में गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति जो है 1916 में हुई थी। ये जो है बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के उद्घाटन के समय थी। अपने भाषण के दौरान गांधी जी ने हमारे समाज के गरीब वर्गों के मजदूरों की चिंता के लिए भारतीय अभिजात वर्ग पर आरोप लगाया। गांधी जी ने कहा कि स्वशासन की कोई भावना नहीं हो सकती यदि हम अपने श्रम के लगभग पूरे परिणाम को छीन लेते हैं या अन्य को अनुमति देते हैं। तो एक स्तर पर गांधी जी का भाषण इस बात का बयान था कि भारतीय राष्ट्रवाद एक विशिष्ट घटना थी जिसमें वकील, डॉक्टर, जमींदार ज़्यादातर शामिल थे, लेकिन वे चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समग्र रूप से भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अब बात करते हैं महात्मा गांधी का एक जनवादी नेता के रूप में उनकी भूमिका क्या थी। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम और जन आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिनिधि बना दिया। कुलीन वर्गों से लेकर किसानों, मजदूर वर्ग, समाज का हर वर्ग शामिल था, इनके फॉलोवर थे। लोगों ने गांधी जी को महात्मा कहकर जो है उनका सम्मान करना शुरू करा। लोगों ने इस तथ्य की सराहना शुरू कर दिया कि गांधी जी उनकी तरह रहते थे, उनके जैसे कपड़े पहनते थे, उनकी भाषा बोलते थे, उनके साथ खड़े रहते थे और उनके साथ सहानुभूति रखते थे और उनके साथ पहचान रखते थे। ये महात्मा जी जो है इनको सराहना मिलती थी गांधी जी को। गांधी जी साधारण धोती या लंगोटी में लोगों के बीच जाते थे। उन्होंने चरखे पर काम करते हुए प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा खर्च किया। अन्य राष्ट्रवादी को भी इस तरह प्रोत्साहित किया। कताई के कार्य में पारंपरिक जाति व्यवस्था को तोड़ने, मानसिक श्रम और मैनुअल श्रम के बीच भेद करने में भी जो है मदद की। गांधी जी ने किसानों को उधारकर्ता के रूप में अपील की, जो उन्हें दमनकारी करो अधिकारों से बचा सकता है और उनके जीवन की गरिमा स्वतंत्रता को बहाल कर सकता है। गांधी जी की तपस्वी जीवन शैली और हाथ से काम करने का प्यार गरीब और किसान के लिए गहरी सहानुभूति ने उन्हें अनुयायियों को जाति, पंथ और धर्म के बावजूद जीत लिया। यानी कि हर जाति और हर पंथ का और हर धर्म का व्यक्ति जो है उनका अनुयायी था। रियासतों में राष्ट्रवादी पंथ को बढ़ावा देने के लिए प्रजामंडल की एक श्रृंखला स्थापित की गई। गांधी जी ने संचार में मातृभाषा के उपयोग पर जोर दिया, क्योंकि प्रांतीय कांग्रेस समितियां भाषाई क्षेत्र पर आधारित थी। कई उद्योगपति, उद्यमी, व्यापार कांग्रेस और गांधी जी का समर्थन करने लगे। महात्मा गांधी जी को 1924 में
जेल से रिहा कर दिया गया और अब वे घर के बाहर खादी के प्रचार और अप्रशस्ता के उन्मूलन के लिए अपना ध्यान समर्पित करना चाहते थे। यानी कि वो ये चाहते थे कि स्वदेशी अपनाओ और छुआछूत को ख़त्म करें। उनका मानना था कि भारत को एक दूसरे और धार्मिक सद्भाव के लिए वास्तविक सहिष्णुता की खेती करने के लिए छुआछूत, बाल विवाह जैसी बुराइयों को मुक्त करना आवश्यक है। उन्होंने भारतीय मोर्चे को आर्थिक मोर्चे पर आत्मनिर्भर होने पर जोर दिया, इसलिए उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया और मिल निर्मित कपड़ों के खिलाफ थे। अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी। सबसे पहला जो है उन्होंने 1917 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। ठीक है, इस आंदोलन के माध्यम से वे किसानों की सुरक्षा और उनकी पसंद की फसल की लेने की आज़ादी चाहते थे। उसके बाद 1918 में उन्होंने अहमदाबाद कपड़ा मिल के श्रमिकों के लिए बेहतर काम करने के लिए जो है आंदोलन किया। राज्य खेड़ा में करों की छूट के लिए उन्होंने जो है ये आंदोलन किया। उसके बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है 14 से 18 तक के दौरान के समय पर उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने सेंसरशिप की स्थापना करी। बात करते हैं रोलेट एक्ट की, तो रोलेट समिति की सिफारिश पर इन नीतियों को जारी रखा गया था। तो इसके जवाब में गांधी जी ने रोलेट एक्ट और भारत बंद के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया। यानी कि वो रोलेट एक्ट जो अंग्रेज़ों ने चलाया था उसके खिलाफ भारत बंद चलाया गांधी जी ने। ठीक है, ये अभियान चला। रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट था कि जिसमें राजनीतिक कैदियों जो राजनीतिक लोग थे उनको जो है 2 साल तक कैदी बनाकर जेल में रखा जाएगा बगैर मुकदमा चलाए। तो ये था रोलेट एक्ट। उसके बाद फिर जो है पंजाब में विरोधी काफ़ी तीव्र था। पंजाब जाते समय गांधी जी को हिरासत में ले लिया गया था और कई अन्य स्थानों पर कांग्रेस नेताओं को भी जो है गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद अप्रैल 1919 में दमनकारी नीति ने बहुत ही बदसूरत ज़बरदस्त मोड़ लिया था, जब ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपने सैनिकों को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण विधानसभा पर आग लगाने का आदेश दिया। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना थी जिसमें मार्शल लॉ लगा हुआ था। लोगों को, वहाँ के लोगों को ये नहीं पता था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। मार्शल लॉ ये था कि कोई भी 4 से ज़्यादा व्यक्ति झुंड बनाकर ना खड़े हों। तो वहाँ पर मेला लगा हो तो सभी लोग जो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो गए थे मेले को लेकर, तो किसी को इस बारे में नहीं पता था और जनरल डायर ने उन पर गोलियाँ चलवा दी थी। तो इस घटना में जो है 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इससे राष्ट्र को बहुत ज़्यादा धक्का लगा और भारतीयों के अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और आक्रोश पैदा हुआ। रोलेट सत्याग्रह था जिसमें गांधी जी को सच्चा राष्ट्रीय नेता बना दिया। इसकी सफलता से अभिभूत होकर गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग के अभियान का आह्वान किया। असहयोग आंदोलन का मतलब होता है कि अंग्रेजों के साथ सहयोग ना करना। ठीक है, तो इसे बोलते हैं असहयोग आंदोलन। भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के साथ सभी स्वैच्छिक संघों का त्याग करने के लिए कहा गया। गांधी जी का मानना था कि यदि असहयोग को प्रभावी ढंग से किया जाता है तो ब्रिटिश 1 वर्ष के अंदर भारत को छोड़ देंगे। ये इनका गांधी जी का मानना था। अब बात करते हैं खिलाफत और असहयोग आंदोलन की। साथी भारतीयों के बीच आंदोलन को और एकता को मजबूत करने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिलाया। खिलाफत आंदोलन जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे दोनों भाई थे, मोहम्मद अली, शौकत अली। ठीक है, और इन्होंने खिलाफत के सम्मान को बहाल करने की मांग की थी। असहयोग और खिलाफत आंदोलन में दखल देने से गांधी जी के अनुसार 2 प्रमुख धार्मिक स्मारक यानी कि हिंदू और मुस्लिम सामूहिक रूप से औपनिवेशिक शासन का अंत कर सकते थे। उन्होंने दोनों को एक साथ मिलाया। छात्रों ने स्कूल कॉलेज में जाने से मना कर दिया, वकीलों ने अदालतों को छोड़ दिया, श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चले गए। आंध्र प्रदेश में जनजातियों ने वन कानूनों का उल्लंघन किया और अवैध के किसानों ने टैक्स देना बंद कर दिया। तो ये ऐसे आंदोलन के विशेषताएं थी। ठीक है, इसको आंदोलन को चलाने के लिए महात्मा गांधी जी के अमेरिकी जीवन लेखक लुई फिशर ने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया। यह शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक था। इसने इनकार, त्याग और आत्म अनुशासन में प्रवेश किया। यह स्वशासन के लिए प्रशिक्षण है। इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार जो काफ़ी हिल गई थी। ये अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से करा गया। उसके बाद फरवरी 1922 में गांधी जी ने चोरी चोरा में पुलिस स्टेशन को जलाने की अप्रिय घटना के कारण असहयोग आंदोलन को जो है वापस लेना पड़ा। वो भी जो है एक रीज़न था कि एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था। रेलवे स्टेशन के साइड बराबर से निकल रही था जुलूस, चोरा चोरी गोरखपुर ज़िले में, उत्तर प्रदेश में इलाका। और वहाँ पे जो है जो पुलिस वाले थे उन्होंने फायरिंग करी, जिसकी वजह से जो शांतिपूर्ण जुलूस था वो आक्रोश में आकर उन्होंने जो है पूरे स्टेशन में आग लगा दी। इसमें 22 पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे, जिसमें कई कांस्टेबल भी मारे गए थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान इसकी वजह से जो है असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, क्योंकि जो घटना है वो काफ़ी
ज़्यादा उद्रव हो गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 6 साल तक जो है उन्हें कैद की सजा मिली। उसके बाद नमक सत्याग्रह हुआ, ये 1928 में हुआ। एंटी साइमन कमीशन मूवमेंट हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिसमें वो काफ़ी घायल हो गए थे और बाद में उन्होंने इसके लिए आत्महत्या कर ली थी। और उसके बाद करें हम 1928 में एक और प्रसिद्ध बारडोली सत्याग्रह हुआ था, इसलिए वर्ष 1928 में फिर से भारत में राजनीतिक सक्रियता बढ़ने लगी। 29 की बात करें, 29 में लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसमें नेहरू और उसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस सत्र में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को गणतंत्र दिवस मनाया गया था। तो ये बात पूछ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया, तो ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं दांडी नमक मार्च की। ये जो है गणतंत्र दिवस के पालन के बाद गांधी जी ने जो है नमक कानून को तोड़ने के लिए मार्च की अपनी योजना को घोषणा की। यह कानून भारतीयों द्वारा व्यापक रूप से नापसंद किया गया था, क्योंकि इसने राज्यों को नमक के निर्माण और बिक्री में एकाधिकार दिया था। क्योंकि नमक पर सबका अधिकार है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन उस पर जो है टैक्स लगाया जाता था, जिसकी वजह से जो है भारतीय लोग नाराज़ थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने आश्रम के सागर तक मार्च शुरू किया। वह किनारे पर पहुंच गए और नमक बनाया। इस तरह कानून की नज़र में खुद को अपराधी जो है उन्होंने बना लिया। तो देश के ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत हुआ था ये, कि उनके कानूनों की अवहेलना करना। तो देश के अन्य हिस्सों में भी इस दौरान कई समानांतर नमक मार्च किए गए। हर जगह जुलूस और आंदोलन होने लगे। आंदोलन को किसानों, श्रमिक वर्ग, कारखानों के श्रमिकों, वकीलों और यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार में भारतीय अधिकारियों ने भी इसका समर्थन किया और अपनी नौकरी छोड़ दी। वकील ने अदालतों का बहिष्कार किया, किसानों ने कर देना बंद कर दिया और आदिवासियों ने वन कानूनों को तोड़ दिया। कारखानों में, मिलों में हमले भी होते रहे। सरकार ने असंतुष्टों तथा सत्याग्रहियों को बंद करके जवाब दिया। 6000 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी सहित कांग्रेस के विभिन्न उच्च नेताओं को जो है गिरफ्तार किया गया। एक अमेरिकी पत्रिका में लिखा गया था कि टाइम में कि शुरू में कि गांधी जी के बल पर संदेह हुआ और उन्होंने लिखा कि नमक मार्च सफल नहीं होगा। लेकिन बाद में यह भी लिखा गया कि इस मार्च ने ब्रिटिश शासकों को हताश रूप से चिंतित कर दिया है या बना दिया है। ये शासक अब गांधी जी को एक संत और स्टेटमैन के रूप में मानने लगे थे और जो ईसाइयों मान्यता वाले पुरुष के खिलाफ ईसाई कृत्य को हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे थे। अब बात करते हैं दांडी मार्च का महत्व क्या था। दांडी मार्च कम से कम 3 कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण था। पहला कारण, इसने महात्मा गांधी और भारत को दुनिया के सामने लेकर आए, ठीक है। और दूसरा ये था, पहला ये था कि राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें महिलाओं की भागीदारी वास्तव में बहुत उल्लेखनीय थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय, एक समाजवादी नेता, ने गांधी को केवल पुरुषों के लिए आंदोलन के प्रतिबंधित नहीं करने के लिए राजी किया। कमला देवी सहित कई महिलाओं ने नमक और शराब कानून को तोड़ दिया और गिरफ्तारी दी। तीसरा था, सबसे महत्वपूर्ण ये था कि इस आंदोलन ने अंग्रेज़ों को यह महसूस करने के लिए मजबूर किया कि उनका राज हमेशा नहीं रहेगा, उन्हें भारतीयों को कुछ शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल में रिहा कर दिया गया और बाद में गांधी जी और लीवन के बीच में बैठकें हुई। उसमें 11 मांगें लिखी गई। गांधी जी की जो है 11 मांगें थी। इस संधि के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया, राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया और नमक निर्माता तट के पास नमक बना सकते हैं। इस समझौते कट्टरपंथी राष्ट्रवादी ने आलोचना की, क्योंकि गांधी जी भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता प्राप्त करने में असमर्थ थे। उसके बाद 1931 के बाद के भाग में गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पूरे भारत में प्रतिनिधित्व करेगी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया और फिर से शुरू किया। 35 में भारत सरकार अधिनियम आया, जिसमें प्रतिनिधि सरकार के कुछ हिस्से का वादा किया। 2 साल बाद चुनाव हुए और 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। क्योंकि सबसे पुरानी सरकार कौन सी है वहाँ पर, कांग्रेस सरकार है। 1985 में ये बनी थी। हालांकि 1939 में कांग्रेस सरकार ने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्रता देने के बदले युद्ध में सहयोग के उनके प्रस्ताव को ब्रिटिश ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद 40 से 41 में कांग्रेस ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन शुरू करा। 40 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता की मांग करने और प्रस्ताव पारित किया। अब पूरा संघर्ष जटिल हो गया और ब्रिटिश कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 3 तरह के संघर्ष का आकार ले लिया। 42 में बात करें तो 42 में प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने
कांग्रेस और गांधी जी के साथ समझौता करने और प्रयास करने के लिए स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स के तहत एक मिशन भारत भेजा। हालांकि कांग्रेस की पेशकश के दौरान वार्ता टूट गई। इससे अंग्रेज़ों को भारत को दूसरी शक्तियों को बचाने में मदद मिलेगी। तब वायसराय को अपनी कार्यकारी परिषद के रक्षा सदस्य के रूप में एक भारतीय को नियुक्त करना पड़ा। फिर इसके बाद एक नया आंदोलन शुरू होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने अगस्त 1948 में मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। तुरंत ही गांधी जी और उनके वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पूरे देश में युवा कार्यकर्ताओं ने हमले और तोड़फोड़ की शुरू कर दी। भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में लाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों हजारों आम नागरिक और युवा अपने कॉलेज को छोड़कर जेल चले गए। इस दौरान जब कांग्रेस नेता जेल में थे, जिन्ना और अन्य मुस्लिम लीग के नेताओं ने पंजाब और सिंध में अपना प्रभाव बढ़ाने के धैर्य से काम लिया और उन्होंने अपनी उपस्थिति बहुत कम की। जून 1944 की बात करें तो गांधी जी को जेल में रिहा कर दिया गया और बाद में इसमें मैं आपको बता दूं कि 48 में नहीं हुआ था, ये 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन शुरू। ये गलत है यहाँ पर, 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 44 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। बाद में उन्होंने मतभेदों को सुलझाने के लिए जिन्ना के साथ बैठक करी। फिर 45 में इंग्लैंड में श्रम सरकार सत्ता में आई और भारत को स्वतंत्र देने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। भारत में लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस और लीग के साथ बैठकें की। 46 में चुनाव में ध्रुवीकरण पूरी तरह से देखा गया था, जब कांग्रेस सामान्य श्रेणी में बह गई थी, लेकिन मुस्लिमों की जो सीटें थी वो आरक्षित थी। ये सीटें मुस्लिम लीग ने भारी बहुमत से जीती। 46 में कैबिनेट मिशन आया, लेकिन ये कांग्रेस को प्राप्त करने में विफल रहा। मुस्लिम लीग संघीय व्यवस्था पर सहमत हो गई, जिसमें भारत को एकजुट रखा और कुछ हद तक प्रांतों को स्वतंत्रता प्रदान करी। उसके बाद वार्ता की असफलता के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए मांग को दबाने के लिए सीधी कार्रवाई के दिन आहन किया। 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में दंगे भड़के, बाद में बंगाल के हिस्सों पर, फिर बिहार में संयुक्त प्रांत में, जो अब उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब तक फैल गया ये दंगों में दोनों समुदायों को जो है नुकसान हुआ, हिंदू मुस्लिम को नुकसान हुआ। फिर उसके बाद फरवरी 1947 में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन वेवेल ने जगह ले ली। उन्होंने बातचीत के अंतिम दौर को बुलाया और जब वार्ता निर्णायक थी तो उन्होंने घोषणा की कि भारत को मुक्त कर दिया जाएगा और इसे विभाजित किया जाएगा। यानी कि आखिरकार 15 अगस्त को 1947 को सत्ता भारत को हस्तांतरित हो गई। अब महात्मा गांधी के अंतिम वीर दिवस। गांधी जी ने आज़ादी के दिन को 24 घंटे के उपवास के साथ चिन्हित किया। स्वतंत्र संग्राम देश के विभाजन के साथ समाप्त हो गया और हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का जीवन चाह रहे थे। सितंबर अक्टूबर के महीनों में गांधी जी अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों में घूमे और लोगों को सांत्वना दी। उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से अतीत को भूलने का और मित्रता सहयोग से शांति का हाथ बढ़ाने की अपील करी। गांधी जी और नेहरू के समर्थन में कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकार पर प्रस्तावित पारित किया, जिसमें आगे कहा कि पार्टी ने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस पर उन्हें मजबूर किया गया है विभाजन के लेकर। कांग्रेस ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश होगा और भारतीय नागरिक सम्मान होगा, प्रत्येक नागरिक सम्मान होगा। कांग्रेस ने भारत में अल्पसंख्यक को आश्वस्त करने का प्रयास किया, भारत में अनेक उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। उसके बाद 26 जनवरी 1948 को गांधी जी ने कहा कि पहले स्वतंत्रता दिवस इसी मनाया जाता था, अब स्वतंत्रता आ गई है, लेकिन इसका गहरा मोहभंग हो गया है। उन्होंने माना था कि सबसे बुरा है ये, उनका मानना था कि ये सबसे बुरा है। उन्होंने स्वयं को ये आशा करने की अनुमति दी कि यदि भी भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत दो में विभाजित हुए, हम कभी भी मित्र और भाई होंगे जो एक दूसरे की मदद सम्मान करेंगे और बाहरी दुनिया के लिए एक होंगे। गांधी जी की हिंदुवादी उग्रवादी नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। नाथूराम गोडसे हिंदू चरमपंथी अखबार के एक संपादक थे, जिन्होंने गांधी जी को मुसलमानों की अपीलकर्ता के रूप में निरूपित किया था। गांधी जी की मृत्यु के शोक में असाधारण अभिव्यक्ति हुई। भारत में राजनीतिक स्पेक्ट्रम पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और जॉर्ज ऑरवेल, आइंस्टीन आदि टाइम पत्रिका से सराहना करते हुए टाइम पत्रिका ने उनकी मृत्यु की तुलना अब्राहम लिंकन से की है। महात्मा गांधी को जानना कि हम कैसे जानते हैं। अलग अलग स्रोत हैं जिनसे राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास और गांधी जी के राजनीतिक करियर को पुनर्निर्माण किया जा सकता है। घटनाओं को जानने के लिए महात्मा गांधी और उनके समकालीनों के लेखक और भाषण महत्वपूर्ण स्रोत थे। हालांकि एक अंतर है, भाषण सार्वजनिक करने के लिए थे, जबकि निजी पत्र भावनाओं और सोच को व्यक्त करने के लिए थे, जिन्हें सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता था। व्यक्तियों को लिखे गए कई पत्र व्यक्तिगत थे, लेकिन वे जनता के लिए भी थे। पत्र की भाषा को इस जागरूकता से आकार दिया गया था कि इसे प्रकाशित किया जा सकता है, इसलिए यह अक्सर लोगों को स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने से रोकता है। आत्मकथाएं हमें अतीत का लेखा जोखा देती हैं, इसलिए इसे पढ़ते हैं, लेकिन व्याख्या करते समय सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। वे लेखक की स्मृति के आधार पर लिखे गए हैं। सरकारी अभिलेख, आधिकारिक
एक पत्र भी इतिहास को जानने की महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन उनकी सीमाएं भी हैं कि एक लिमिट तक ही हम उसको एक्सप्लेन करते थे, क्योंकि ज़्यादातर पक्षपाती थे, इसलिए इसे सावधानी से व्याख्या करने की आवश्यकता होती है। अंग्रेज़ और अन्य वर्नाकुलर में समाचार पत्र की भाषाओं ने गांधी जी के आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी जी के बारे में भारतीयों की भावना को ट्रैक किया। समाचार पत्र को उतने अयोग्य रूप से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि वे उन लोगों द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिनके उनके पास अपनी राजनीतिक राय और विचार थे। तो वो जो मेन टॉपिक जो है मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिए हैं। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।